उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आज से अपनी सुनहरी यादें हमारे साथ बांट रहे हैं पुरानी पीढ़ी के एक ऐसे वरिष्ठ अभिनेता जो सिने इतिहास की जीती जागती मिसाल हैं। 9 जुलाई सन 1922 में पैदा हुए इस वयोवृद्ध कलाकार ने 150 से भी अधिक फिल्मों में काम किया, फिल्में बनाई और निर्देशित भी की। उसमें भीगते चांदनी में नहाते हुए। उम्र के अगले पड़ाव पर पहुंचते ही इन साहब ने हर चौथी फिल्म में चरित्र अभिनेता के कई महत्वपूर्ण किरदार निभाए। जब आप इनका नाम सुनेंगे तो पहचान जाएंगे कि आपने इन्हें पुलिस कमिश्नर, जज, डॉक्टर, यूनियन लीडर, हीरो हीरोइन के पिता और चाचा के रूप में कई बार देखा है। जी हाँ, इनका नाम है चंद्रशेखर। तो आइए सुनते हैं अभिनेता चंद्रशेखर से अमरकांत दुबे की लंबी बातचीत पर आधारित उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम की पहली कड़ी। उजाले उनकी यादों के इस प्रोग्राम में मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मुझे फक्र महसूस हो रहा है इस प्रोग्राम में उस शख्सियत के साथ बात करने का अवसर मुझे मिला है। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है जिस इंसान ने एक बहुत लंबा सफर तय करते हुए आज फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसा मकाम बना कर रखा है जिसके आगे सभी नतमस्तक होते हैं। और मैं जिनकी बात करने जा रहा हूं उनसे आपको मिलवाऊं उससे पहले आपको ये गाना जरूर सुनवाना चाहता हूं। तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। एक ख्वाब सा देखा है, ताबीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। सुना आपने ये गाना? कुछ याद आया आपको? बारादरी फिल्म का ये गाना आज भी हर नौजवान दिल के पास बिल्कुल उसकी धड़कन के साथ धड़कता है। तस्वीर बनाता हूं मगर तस्वीर नहीं बनती। जी हां दोस्तों, वही चंद्रशेखर साहब आज हमारे विविध भारती के स्टूडियो में हमारे साथ हैं। चंद्रशेखर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में तमाम सुनने वालों की तरफ से। आपने मुझे बुलाकर ये मौका दिया कि सारे सुनने वालों के साथ मैं अपने ख्यालात बांट सकूं। शुक्रिया। चंद्रशेखर जी, जैसे कि सभी जानते हैं कि आप फिल्म इंडस्ट्री के आज सबसे सीनियर आर्टिस्ट हैं। बिल्कुल। भले उम्र की बात ना भी की जाए तो वर्क वाइज आज आपसे ज्यादा सीनियर मुझे नहीं लगता कोई और होगा। नहीं, उम्र के हिसाब से भी
84 कोई कम उम्र तो होती नहीं। जी हाँ। तो कैसा लगता है आज यहाँ पहुंचकर आपको, और जब आप पीछे पलट कर देखते हैं कैसा लगता है आपको? श्रीमान जी, मेरे 65 साल के तजुर्बे में फिल्म इंडस्ट्री एक पाठशाला है। इंसान अगर सीखना चाहे तो कुछ भी सीख सकता है, हर चीज, दुनिया की कोई चीज, चाहे किसी विषय से हो, लेकिन आपको सीखने का शौक होना चाहिए। जी। और इसी वजह से फिल्म इंडस्ट्री का इतना बड़ा योगदान है। राष्ट्रभाषा को अपने देश में नहीं, दूसरे ममालिक में भी काफी पॉपुलर किया। संगीत और कविता जो राज दरबारों तक की मौकूफ था, उसे एक आम आदमी तक पहुंचा दिया। ये फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी देन है। और खासकर वेस्टर्न रीजन में, यहां पर जात पात, इलाका, धर्म, किसी चीज का लिहाज नहीं होता, और छोटे बड़े का भी इतना ज्यादा तफरीक नहीं होता है यहां पर। ये बहुत बड़ी खूबी है इस फिल्म इंडस्ट्री की। दिन ब दिन ये अपनी इज्जत का मकाम बनाता ही जा रहा है। बेदर्द मोहब्बत का इतना सा है अफसाना, बेदर्द मोहब्बत का इतना सा है अफसाना। नजरों से मिली नजरें, मैं हो गया दीवाना। अब दिल के बहलने की तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। दम भर के लिए मेरी दुनिया में चले आओ, दम भर के लिए मेरी दुनिया में चले आओ। तरसी हुई आँखों को फिर शक्ल दिखा जाओ। मुझसे तो मेरी बिगड़ी तकदीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। तस्वीर बनाता हूँ। अब मैं आपसे एक बात इसी बात से जुड़ी पूछना चाहूंगा कि आपने कहा 65 साल हो गए आपको फिल्म इंडस्ट्री में, तो वो दौर जबकि आपने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, उस समय फिल्मों को उस इज्जत की नजर से नहीं देखा जाता था जो इज्जत आज फिल्मों को हासिल है, या जैसे कि आज माँ बाप अपने बच्चों को फिल्म में करियर बनाने के लिए राजी हो जाते हैं, वैसा समय, वैसा दौर, वो दौर नहीं था। तब आपने ये निर्णय लिया कि मैं फिल्मों में जाऊंगा, तो वो क्या स्थितियां थीं, कैसे आप फिल्मों में आए, या जब आए तो आपके घर वालों ने उसका कोई विरोध किया या नहीं किया, वो क्या स्थितियां थीं? इससे पहले मैंने आपसे जिक्र किया है ना कि जब उस जमाने में फिल्म वालों को कोई मकान नहीं दिया करता था। जी। आज लोग शान से कहते हैं कि फलाना आदमी, छोटा मोटा भी फिल्म वाला, हमारी बिल्डिंग में रहता है। जी हाँ। इतना फर्क हो गया इसमें। जी हाँ। और हर रोज ये इंडस्ट्री समाज में अपनी इज्जत का मुकाम पुख्ता करता चला जा रहा है। जी हाँ। चूंकि उसके कारनामे पहले के मुकाबले में बहुत अच्छा है। जी हाँ। लिटरेचर के लिए भी प्लेटफॉर्म है, हर चीज के लिए। दुनिया की सबसे ज्यादा फिल्में बनाने वाला मुल्क है आपका। जी हाँ। और
पैसे के एतबार से नहीं, क्वालिटी वाइज भी बेस्ट फिल्में बनी, जी, ये भी बहुत क्रेडिट की बात है। इतने फिल्में बनाना, फिर भी अपना मयार बनाए रखना, क्रिटिसाइज करने के लिए आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन कभी कभी लोग पूछते हैं जी पहले इतना अच्छा म्यूजिक हुआ करता था, अब क्या हुआ? मैंने कहा पहले म्यूजिक में मेलोडी होती थी, आज बीट होता है। जी, वो उस जमाने के लोगों की वो पसंद थी, आज के लोगों की ये पसंद है। इसको हम बैठ के क्रिटिसाइज करने से क्या फायदा है? हाँ, दौर वक्त के साथ हर चीज बदलती रहती है। ओ काली टोपी वाले जरा नाम तो बता, ओ काली टोपी वाले जरा नाम तो बता। ओ गोरे गोरे, ओ गोरे गोरे गालों वाली काम तो बता, ओ गोरे गोरे गालों वाली काम तो बता। बताने का इनाम तो बता, ओ काली टोपी वाले जरा नाम तो बता, ओ गोरे गोरे गालों वाली काम तो बता। छम छम के तीर चले दिल हुआ घायल, छम छम के तीर चले दिल हुआ घायल, फिर एक बार सुनूं गोरी तेरी पायल, गोरी तेरी पायल। पायल सुनाने का इनाम तो बता, ओ काली टोपी वाले जरा नाम तो बता, ओ गोरे गोरे गालों वाली काम तो बता। तुम भी वही हो बाबू, हमें ना बनाओ, तुम भी वही हो बाबू, हमें ना बनाओ, तुमको भी देख लिया, जाओ थे जाओ, जाओ थे जाओ। जाऊंगा जाने का इनाम तो बता, ओ काली टोपी वाले जरा नाम तो बता, ओ गोरे गोरे गालों वाली काम तो बता। अरे ओ काली टोपी वाले जरा नाम तो बता। अरे ओ गोरे गोरे गालों वाली काम तो बता। तो हम बात कर रहे थे कि आपको क्या तकलीफें आई फिल्म इंडस्ट्री में अंदर, मतलब घर से कौन सी तकलीफें थी? भाई किसी का बच्चा फिल्मों में जाते उस जमाने में पसंद कोई नहीं करता था। जी, तो मैं घर पर ये कह के नहीं आया कि फिल्मों में जा रहा हूँ, मैं ये कह के आया कि मैं बॉम्बे जा रहा हूँ घूमने के लिए। जी, तो और यहाँ आने के बाद जी, जो परेशानियां हुई, स्टूडियो के अंदर घुस नहीं सकते थे, उम्र कम थी, बड़ी मुश्किल के बाद एक दिन दादर में, वो हॉलीवुड का एरिया कहलाया करता था रंजीत वगैरह के सामने, एक साहब आके मुझसे पूछे क्यों भाई हीरो बनना है? तो मैं चूंकि हैदराबाद से आया था, वैसे ही उसी अंदाज में बोला साहब नेकी और पूछ पूछ, आप बताइए, आइए। ले गए, वो ले जाके करोड़ में बिठा दिया, और वो एक्स्ट्रा का काम था। उस जमाने में जूनियर आर्टिस्ट को एक्स्ट्रा कहते थे, और 1.5 रुपया रोज मिलता था साहब जी, अगर लंच से पहले काम खत्म हो जाए तो उसे 12 नहीं मिलते थे जी। उसी एक्स्ट्रा को शांताराम जी की फिल्म में काम करने के बाद सुरंग में फिर वापस मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। किसी ने हमसे आज तक नहीं कहा कि आप तुम क्या थे क्या नहीं थे, कोई या नहीं पूछता, उल्टा अप्रिशिएट करते हैं
कोई तफरीक नहीं, वरना कहते हैं हम जानते हैं यार पहले क्या थे तुम यहाँ, उल्टा यहाँ कहते वाह कमाल यार कहां से निकल के तुम कहां तक आए। रिसेंटली एक बात बताता हूं, मिस्टर अशोक मेहता सिनेमाटोग्राफर जी, वो खुद कहते हैं कि मैं कैंटीन बॉय था, जी, आज वन ऑफ द टॉप सिनेमाटोग्राफर। तो यहाँ पाबंदी किसी पे भी नहीं है। मिस्टर एलवी प्रसाद को लीजिए, मिस्टर महबूब खान को लीजिए, मिस्टर शांताराम को लीजिए, कहाँ कहाँ से किधर किधर से ये लोग आए और आज भी रोज होता रहता है। ये तो वैसे भी मुंबई भी अन्नपूर्णा नगरी है। लोग कहते हैं ना सुबह आदमी भूखा उठ सकता है लेकिन रात को भूखा नहीं सोएगा अगर वो काम करना चाहे तो। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो इसीलिए फिल्म इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है साहब, बहुत स्कोप है। लेकिन गड़बड़ ये है कि हर आदमी हर शहर से उठ के मुंबई आ जाता है। जी, अगर जरूरत है 100 आदमियों की, 5000 आदमी होते हैं, वो सब के सब तो अकोमोडेट हो नहीं सकते। और जिनको काम नहीं मिलता वो फिल्मों की बुराई करते हैं जी, और आने से पहले सोचते हैं वहां जाके मैं अमेंदर की या अमिताभ बच्चन की टांग तोड़ दूंगा, फलाना कर दूंगा। जब यहाँ पहुंच जाते तो उन्हें यह महसूस होता है कि ऊंट पहाड़ के नीचे से गुजर गया। जी, क्योंकि एक से एक टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पर और डेडिकेटेड लोग बहुत हैं। कहीं बिल्डिंग, कहीं ट्राम में, कहीं मोटर, कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। कहीं बिल्डिंग, कहीं ट्राम में, कहीं मोटर, कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। इंसान का नहीं कहीं नाम और निशान, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। दिल मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। कहीं सट्टा, कहीं पत्ता, कहीं चोरी, कहीं रेस, कहीं डाका, कहीं फाका, कहीं ठोकर, कहीं ठेस। कहीं सट्टा, कहीं पत्ता, कहीं चोरी, कहीं रेस, कहीं डाका, कहीं फाका, कहीं ठोकर, कहीं ठेस। बेकारों के है कई काम यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। बेघर को आवारा यहाँ कहते हंस हंस, खुद काटे गले सबके कहे इसको बिजनेस। बेघर को आवारा यहाँ कहते हंस हंस, खुद काटे गले सबके कहे इसको बिजनेस। एक चीज के है कई नाम यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। मैं तो बड़ा भाग्यवान रहा हूं जब मैं आया था कि मिस्टर मोतीलाल, मिस्टर याकूब, मिस्टर सुरेंद्र, पुराने जो बहुत पुराने लोग थे, उन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। मधुबाला जी के साथ काम करने का मौका मिला, गीता बाली के साथ काम करने का मौका मिला, बलराज साहनी साहब के साथ, शेख मुख्तार साहब के साथ, मिस्टर दारा सिंह वो तो बहुत बाद में आए, 60s में आए। लेकिन कहने का मेरा मतलब ये है कि ये बहुत खूबसूरत पेशा है और खासकर लड़कियों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ लड़की को कोई मजबूर नहीं कर सकता अनलेस वही खुद अगर चाहे तो, वरना एक प्रोड्यूसर के साथ नहीं बनती है तो 10,000 प्रोड्यूसर बैठे हुए यहाँ पर। वरना किसी और प्रोफेशन में जाके लेके, मैं नहीं कहना चाहता एक लड़की अगर किसी के विषय को सरेंडर नहीं करता उसका करियर खत्म हो जाता। बिल्कुल ठीक कहा आपने। चंद्रशेखर जी, आपने इस बातचीत के दौरान बताया कि आप हैदराबाद से, आपका जन्म हैदराबाद में हुआ। तो एक बड़ी जो खास बात इसमें छूट गई कि हैदराबाद में तेलुगु भाषी, आप खुद भी तेलुगु भाषी हैं और वहाँ की पूरी जबान तेलुगु,
आप यहाँ आए मुंबई और हिंदी फिल्मों में आपने काम की तलाश की, तो बड़ा मतलब एक तो घर का विरोध, ऊपर से भागकर, ये मतलब बिना बताए आप ये आ गए कि नहीं नहीं मैं फिल्मों में काम करने नहीं जा रहा हूँ, मैं तो घूमने जा रहा हूँ। और फिर आके यहाँ आपने फिल्मों में आजमाइश की और आपको काम भी मिल गया। भाषा की दिक्कत नहीं हुई आपको? देखिए साहब, हैदराबाद में मुस्लिम हुकूमत थी निजाम की जी, वहाँ उर्दू पढ़ाया जाता था जी, और उर्दू भी पर्शियनाइज्ड उर्दू पढ़ी जाती थी उस्मानिया यूनिवर्सिटी। जी, तो हम लोगों का बेस ज्यादा बोलना उर्दू ही था, अदरवाइज तेलंगाना मराठवाड़ा दोनों साथ थे जी। आज एंटायर मराठवाड़ा, एलूरा, एजेंटा, औरंगाबाद और सब है, ये हैदराबाद का हिस्सा था पहले। जी, वहीं से उसी बाइफर्केशन वाले हम लोकल हैं, यहाँ के बाहर के लोग नहीं है। जी। वैसे हिंदी मैं नहीं जानता क्योंकि उर्दू पढ़ते थे हम, जी, लेकिन थोड़ा सा बचपन में तेलुगु के माध्यम से नीति शास्त्र वगैरह पढ़ाया जाता था 10, 12, 13 साल की उम्र में, तो वो श्लोक पढ़ाया करते थे। जी, तो वो श्लोक में जैसा कि होता है ना कि उत्तमम क्षणमें कोपस्यान मध्यमम घटिकाद्वयम अधमम स्यादवो रात्रि पापिष्टो मरणांतकम, ये मीटर होता है। जी, लेकिन हमको ऐसा नहीं पढ़ाया जाता था। जी, हमें पढ़ाया जाता उत्तमम क्षणमें कोपस्या मध्यमम घटिकाद्वयम अधमम स्यादवो रात्रि पापिष्टो मरणांतकम। उत्तम मनुष्य को क्षण भर के लिए गुस्सा नाराजगी आती है, मध्यमम घटिकाद्वयम अच्छा आदमी जो होता है घंटा 2 घंटे होता है, और ऑर्डिनरी आदमी के लिए 1 आध दिन होता है, एंड पापिष्टो मरणांतकम। आज मैं आपसे नाराज हुआ, सारी जिंदगी आपके खिलाफ बोले जा, ये हमको बचपन में कहा जाता था। इसकी वजह से हिंदी बोलने में तकलीफ नहीं होती, क्योंकि तेलुगु टोटल संस्कृत बेस्ड है। जी, और हैदराबाद की उर्दू अगर आप कहे तो 2 लाइन नमूने के लिए बता दूं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आजकल का बच्चा स्कूल में न जाना हो तो एक लेटर लिखता, डियर सर, ऑन अकाउंट ऑफ दिस आई वोंट बी एबल टू अटेंड द स्कूल, प्लीज ग्रांट मी 2 days लीव्स। जी, हम क्या लिखते थे उर्दू में, मैं आपको बताता हूँ। जी, उससे ये सिद्ध हो जाएगा कि मुझे कोई परेशानी या नहीं हुई। जी, बशरफ मुलाकात आली जनाब मौलवी साहब किबला बगर्ज अकदस आली मीर सनत, गुजारिश है कि कमतरीन कार खानगी की वजह मदरसा हजा हाजिर नहीं हो सकता, लिहाजा अदबन इस्तदुआ है कि अजराए करम 2 यूम की रुखसत मंजूर फरमाई जाए तो ऐन शागिर्द नवाजी होगी अर्ज गुजार फिदवी वल्द साकिन अलमरकूम। इस तरह की जबान बोलते थे जी। हाँ, ये निजाम के जमाने का था। उधर मैंने बताया तेलुगु के माध्यम से संस्कृत बोला जाता था। जी, तो उर्दू के लिए हमें तकलीफ नहीं हुई, ऑन द कंट्री ज्यादा फायदा हुआ। जी, हाँ जी, हालांकि अगर आप मुझसे पूछे, डॉक्टर राही मासूम रजा साहब ने महाभारत के बाद उन्होंने कहा कि हिंदी की जो लिपि है वो उर्दू अंग्रेजी से कहीं ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जो लिखा जाता है वो पढ़ा जाता है, जो बोलते हैं लिखा जा सकता है, ये अंग्रेजी उर्दू में नहीं हो सकता। जी। तो और हिंदी की थोड़ी सी तकलीफ है कि हिंदी वाले खुद मेरे देश की भाषा बोलते हैं। हाँ जी, आपने देखा होगा। जी, जी, जी। यही हमारे हिंदी के बड़े लिखे लोग ही हिंदी भाषा का बेड़ा गर्क करते हैं। जी, हाँ, आपने जाके देखिए उर्दू पेपरों में, उर्दू वाला गलत उर्दू नहीं बोलेगा, जी, हिंदी शायद गलत बोल जाए, अंग्रेजी बोल जाए, लेकिन उर्दू गलत नहीं बोलेगा। जी, हाँ, हमारे बड़े बड़े हिंदी पेपरों में आपने देखा कि महमूद गजनवी लिखते हैं। ये बात बनती नहीं है। हाँ, ये बात नहीं बनती। जरूरत कहेंगे, खुदा कहेंगे। हाँ, जी, हाँ, इसीलिए वो उर्दू का ये फायदा हुआ। और दूसरी चीज आपने जो पूछी थी, घर वालों को अपोज किया, इतना ही नहीं, अड़ोस पड़ोस वाले कहते थे, मेरे वालिद साहब डॉक्टर थे, जी, कहने ये डॉक्टर साहब का लड़का यहाँ से गया, सब लोग बच्चों को, दूसरे बच्चों को भी पैर लग जाएंगे। जब मेरे कामयाबी हो गया तो लोग टूट पड़ते थे वहां पर। तो वही कहते थे साहब लड़का हो तो डॉक्टर साहब का लड़का जैसा हो। इतना जल्दी में आदमी बदल जाते बोलने का। देखिए, बातचीत का ये सिरा अपने आप मुझे आप देते चल रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि आपको पहली फिल्म जो मिली वो उसमें आप एक्स्ट्रा के रोल में थे, और उसके बाद वी शांताराम जी की फिल्म आपको मिली, तो वो कौन सी फिल्म थी चंद्रशेखर जी, और उसमें आपका क्या रोल था? साहब वो मुझे अच्छी तरह मालूम नहीं, बहुत बड़ा क्राउड था उसमें बैठा हुआ था। 2-3 दिन काम करने के बाद किसी ने कहा यार आप अच्छे खासे हैं। उस जमाने में बेचारे एक्स्ट्रा बहुत बुरी हालत में हुआ करते थे। जी।
कि आपको तो डिसेंट आर्टिस्ट होना चाहिए। हाँ तो हमने कहा डिसेंट बना दीजिए। तो 8 रुपए रोज मिलने लग गए जी। उसके बाद हम बहुत मशहूर हो गए, क्योंकि दूसरों से अलग लगते थे। एक दोस्त और मिल गया था मुझे, शराफत अली। हाँ। वो इलाहाबाद से आए थे, हम दोनों एक साथ होते थे। तो हर आदमी हमको पसंद करता था। पता एक दिन रात तो गुंडे बदमाशों के मारपीट हो गई। हमने कहा यार ये हमारा करियर नहीं है, क्या करे। हाँ। पता चला शालीमार पूना में भर्ती हो रही है जी। तो वहां चले गए। एक साहब आके पूछा, साहब आपको भर्ती होना है? हाँ जी। ले गए। नजम नकवी साहब डायरेक्टर थे, पृथ्वीराज संयुक्ता पिक्चर बन रही थी उस जमाने में, पृथ्वीराज जी काम करके गया था, उनका यूथ का जमाना था जी। तो नजम नकवी साहब, अरे शेखर तुम यहाँ कैसे आ गए? मैंने कहा ऐसा, अरे वहां तो तुम कमाते हो। मैंने कहा साहब वो करियर तो नहीं है, किसी दिन मैं किसी को छुरा मार दूंगा या कोई मुझे छुरा मार देगा। तो कहने लगे भाई हमारे यहाँ तो पूरा हो चुका है। तो बाहर चले गए हम, अच्छी बात है कोई बात नहीं। थोड़ी देर के बाद चपरासी भागा आया, फिर साहब बुला रहे। अंदर गया, भाई आपको 60 रुपए देंगे महीना। मैंने कहा चलेगा? कैसे चलेगा? अरे मगर चलना करियर की बात होती है। तो अच्छा पता है मैंने तुमको क्यों बुलाया यहाँ? यहाँ एक लेडी बैठी थी, जानते कौन थे? मैंने कहा जी मैंने तो देखा ही नहीं उस तरफ। वो शमशाद बेगम थी। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने बताया कि सुना तुमने कोई कोरस में गाना गाया था बॉम्बे में कहीं। तो उससे कह रहे थे लड़का बड़ा शाइस्ता है, बड़ी अच्छी जबान बोलता है, बहुत अच्छा है। तो उन्होंने तारीफ की, तो इसलिए मैंने तुमको बुलाया। तो उन्होंने भर्ती कर ली। मैं बाहर देखने गया, उनको मिली नहीं, आज तक नहीं मिला मैं उनसे। आज तक नहीं मिले? जी हाँ। हो हाँ ऐसा होता है। और खुश नसीबी की ये बात है, उस जमाने में शालीवार में WJ डायमस साहब की कंपनी में जोश मलियावादी, अख्तर उल इमाल, पंडित भरत व्यास, कृष्ण चंद्र, ये रुजदी वगैरह वहां थे। तो वहां मुझे बहुत अच्छा मौका मिला इन बड़े बड़े अदीबों वगैरह के साथ बैठने उठने का, और कुछ ज्यादा नहीं मिला वहां पर। फिर वहीं पर पंडित भरत व्यास जी ने कहा कि मेरे साथ असिस्टेंट का काम भी कर लो। तो मिस्टर भारत भूषण हीरो और मैं अपना साइड हीरो, तो काम करते रहे। फिल्म बनती, रामू चन्ना नाम फिल्म का था, जो भी था। पार्टीशन हो गया। WJ डायमस साहब पाकिस्तान चले गए, फिर हम आगे बॉम्बे में धक्के खाते फिरे। उजाले उनकी यादों की। दोस्तों इस कार्यक्रम में अपनी सुनहरी यादें हमारे साथ बांट रहे हैं अभिनेता चंद्रशेखर। आगे की बात करेंगे हाँ। चंद्रशेखर जी, लेकिन उससे पहले आपके इस बातचीत में मुझे जो मालूम चली बात, वो बड़ी खास बात है। वो है आपके गाना गाने के टैलेंट की। जैसे कि आपने कहा कि आप कोरस में गाना गा रहे थे, लेकिन ये भी मैं जानना चाहूंगा कि आप जब हैदराबाद से मुंबई आए तब कोई एक्टिंग की कोई तालीम तो आप लेके आए नहीं, और उस दौर में ऐसे कोई एक्टिंग स्कूल भी नहीं हुआ करते थे। लेकिन जब आप मुंबई आए थे तो क्या आपने पहले से ये तय किया हुआ था कि नहीं मुझे फिल्मों में अपना करियर बनाना है, यानी, या कि सिर्फ मुंबई का जो आकर्षण था वो आपको खींच लाया, या अपना करियर बनाने की बात सोचकर ही आप आए थे? सब फिल्मों में ही काम करने की सोचकर आया था। जहां तक के ट्रेनिंग का ताल्लुक है, मेरी तो बात छोड़िए, अशोक कुमार साहब और दिलीप कुमार साहब को भी हर चीज कैमरे के सामने ही सीखना पड़ा, इंक्लूडिंग गेनिंग द कॉन्फिडेंस। जी। उस जमाने में कोई साधन नहीं था। आजकल तो बच्चे नर्सरी स्कूल में पोएम पढ़ते हुए घर आ जाते हैं। और इतनी बड़ी किताबें, ये स्कूल तो आराम तब बनी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उस जमाने में सबको सीखना पड़ता था, वक्त लगता था एक्टर को कंफर्टेबल होने में। आज लड़के लड़कियां कंफर्टेबल होकर कैमरे के सामने आते। पहले स्टेज वालों से नफरत करते थे, वो एक्टिंग अलग थी उनको होती थी। आज स्टेज के लोगों को प्रेफर करते हैं। स्टेज में भी बहुत नेचुरल एक्टिंग होने लगी है। हाँ जी। हाँ। तो अभी इसमें जैसे कि मैंने अभी बात आपसे एक सवाल पूछने की कोशिश की थी कि गाना, जैसे आपने बताया कि शमशाद बेगम जी ने आपका कोरस में गाना सुना था, तो यहाँ मुंबई में आपने गले की भी आजमाइश शुरू कर दी थी? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। गाना मुझे बिल्कुल नहीं आता। क्राउड में बैठ के बात करने से, गाने से बड़ा फर्क हो जाता है जी। बिल्कुल नहीं होता। लेकिन म्यूजिक का थोड़ा सा सेंस हमेशा ही रहा है। मेरी फिल्मों का म्यूजिक देखिए, आप उससे पता चलेगा। जी हाँ, जी हाँ। जैसे मेरे दोस्त मिस्टर भारत भूषण जी और उनके भाई आर चंद्रा जी,
आर चंद्रा साहब मैनेजिंग डायरेक्टर थे, भारत भूषण साहब और मैं डायरेक्टर्स थे कंपनी के, विश्व भारती के। उससे मीनार फिल्म, बसंत बहार और बरसात की रात बनाई। अच्छा, अंदाजा लगाइए म्यूजिक कैसा था उनका। जाहिर है। उसके बाद मैं और भारत भूषण जी ने बैठ के कहा, भैया मालिक तो तुम ही हो, हमसे कलम क्यों घिसवाते हो, तुम अपनी फिल्म खुद बनाओ जी। तो उन्होंने नई उम्र की नई फसल बनाई। भारत भूषण साहब ने दूज का चांद बनाई, मैंने चाचा चा बनाया जी। पैर से अपने अपना। प्यार हर पे वफा, प्यार उनका खुदा, प्यार हर पे वफा, प्यार उनका खुदा, प्यार उनकी चिता। दो बदन प्यार की आग में जल गए, दो बदन प्यार की आग में जल गए, एक चंबेली के मंडवे तले, एक चंबेली के मंडवे तले। ओस में भीगते चांदनी में नहाते हुए, ओस में भीगते चांदनी में नहाते हुए, जैसे दो ताजा दम फूल पिछले पहर, जैसे दो ताजा दम फूल पिछले पहर, ठंडी ठंडी सब करो चमन की हवा, ठंडी ठंडी सब करो चमन की हवा, सर पे मातम हुई, सर पे मातम हुई, सर पे मातम हुई। काली काली लटों से लिपट गर्म रुखसार पर एक पल के लिए रुक गई। दो बदन प्यार की आग में जल गए, दो बदन प्यार की आग में जल गए, एक चंबेली के मंडवे तले, एक चंबेली के मंडवे तले। मैं कदे से जरा दूर उस मोड़ पर, मैं कदे से जरा दूर उस मोड़ पर, दो बदन प्यार के आग में जल गए, एक चंबेली के मंडवे तले, एक चंबेली के मंडवे तले। हमने देखा उन्हें दिन में और रात में, नूर जुल्मात में, हमने देखा उन्हें, हमने देखा उन्हें दिन में और रात में, नूर जुल्मात में, मस्जिदों के मीनारों ने देखा उन्हें, मंदिरों के दीवारों ने देखा उन्हें, मैं कदे के दरारों ने देखा उन्हें, देखा उन्हें, देखा उन्हें। दो बदन प्यार की आग में जल गए, दो बदन प्यार की आग में जल गए, एक चंबेली
तेरी जंजीर में, तेरी जंजीर में ये बता क्या रगल, ये बता क्या रगल, तेरी जंजीर में, तेरी जंजीर में नुस्खे की मियाए मोहब्बत भी है, नुस्खे की मियाए मोहब्बत भी है, कुछ इलाजों मदावाए उल्फत भी है, उल्फत भी है, उल्फत भी है। दो बदन प्यार की आग में जल गए, दो बदन प्यार की आग में जल गए, एक चमेली के मुंडवे तले, एक चमेली के मुंडवे तले। लेकिन बरसात की रात में आप लोग सब एक साथ थे। बरसात की रात में तो हम लोग कंपनी थे और उसमें मैंने काम किया उसमें। जी हाँ, जी हाँ हाँ जी, वो तो काम किया, लेकिन प्रोडक्शन से भी जुड़े रहे। प्रोडक्शन भी संभालता था ना। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। प्रोडक्शन भी मुझसे, उनकी दोनों पिक्चरें नहीं चली, मेरी चली जी। तो मुझसे एक दिन भारत भूषण ने मुझे, यार वो पिक्चर मैंने बनाई नहीं चली, तुम्हारी कैसे चली? मैंने कहा मेरी इकोनॉमिकली बनी है जी, क्योंकि तुम टेबल के प्रोड्यूसर हो, जी, मैं फ्लोर का प्रोड्यूसर रहा हूँ। जी हाँ, तुम इतने पढ़े लिखे हो, इतनी बड़ी लाइब्रेरी है तुम्हारी, हाँ, उसके बावजूद कहानी खरीदी तुमने। हाँ जी हाँ। और मेरे मुश्किल से 5-7 हजार रुपए की लाइब्रेरी मेरी, और तुम्हारे लाइब्रेरी का मैंने बहुत फायदा उठाया तो मैंने अपनी कहानी गढ़ ली। जी, क्योंकि फिल्म को तो पब्लिक को जो अट्रैक्ट करे वो काम करना पड़ता है ना। जी हाँ, तो कहने हाँ यार ये बात तो हुई, क्योंकि टेबल पे बैठ के काम होता नहीं है ये, जी हाँ, वन हैज टू बी। हाँ, और फिर उसमें भाईजान मैं एक बात बताऊं, कभी कभी मुकद्दर भी साथ देता है। जी हाँ, जैसा कि एक एक्स्ट्रा 8-10 साल तक धक्के खाता रहा हो, उसके बाद शांताराम जी के साथ काम करना, देवकी बोस साहब के साथ काम करना, नितिन बोस साहब के साथ काम करना, विजय भट्ट साहब के साथ काम करना, के अमरनाथ साहब के साथ करना, एच.एस. रवेल साहब के साथ काम करना, भगवान दादा के साथ काम करना, मोहन सिन्हा साहब के साथ काम करना, और नई जनरेशन में मिस्टर B.R. चोपड़ा, मिस्टर प्रकाश मेहरा, मिस्टर मनमोहन देसाई, मिस्टर शक्ति सामंता, मिस्टर प्रमोद चक्रवर्ती, मिस्टर रामानंद सागर, मिस्टर B. सुभाष और मिस्टर B.J. पटेल जो 12-11 दिन में फिल्में बनाते थे, उनके साथ भी काम किया। तो कहने का मतलब यहाँ स्कोप बहुत है। यू विल हैव टू हैव टेम्परामेंट। जैसे लोग अपना सेल्फ डिसिप्लिन, अपना मधुबाला सेल्फ डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी का कमाल, जस्ट मिस्टर प्राण, आप घड़ी मिला लीजिए उनके आदमी आने जाने से जो होता है। आजकल अमिताभ बच्चन साहब, सेल्फ डिसिप्लिन का तो लास्ट वर्ड है उस आदमी के लिए, और इसीलिए वो चल रहे हैं अभी तक। तो कहना इसको मैं घड़ी घड़ी ये कहता हूं कि ये प्रोफेशन बहुत अच्छा है, सिर्फ आपको इतना अंदाजा होना चाहिए कि मुझ में क्या क्या वस्फ है। जी, इतना तो थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए। बाकी ये आपको सिखाता है इंडस्ट्री, जी हाँ, खूब सिखाता है। कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है धरती पर जो आपको मौका ना मिलता हो सीखने का। सर अभी आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि एज हीरो आपकी वो कौन सी पहली फिल्म थी? सुरंग हीरो थी। मैं और शशिकला दोनों साथी उसमें आए, वो भी ऊपर आई उसी फिल्म से, मैं भी उसी पे आया। अच्छे डायरेक्टर की एक मिसाल आपको देता हूं मैं। जी, सुरंग हम कोल्हापुर में काम करते थे साहब, तो मेरा रोल जो था ना, उसको क्या कहते हैं कि टेलर मेड रोल जिसको कहते हैं, ऐसा था, मजदूरों का लीडर। जी हाँ, वो 52 की बात है। तो काम करता था, हर शॉट के बाद तो लोग ताली बजाते थे। मैं शायद डायलॉग भी अच्छा बोल लेता था, लेकिन रोल में दम बहुत था ना। जी, वो उल्लास वगैरह कहते थे, अन्ना इसको बताइए इसके आंखों से खून निकल आएगा। फिर चलता रहा काम। एक दिन एक शॉट होने वाला था, शांताराम जी ने ऑल ऑफ अ सडन मुझे डांट दिया, कहा कि क्या हो गया चंद्रशेखर तुम्हारा, तुम लगता है तुम्हारा कनेक्शन निकल गया। साहब मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने वो सब्बल हाथ में थी, पटक के जाने लग गया। तो मेरे दोस्त ने पकड़ के बैठा लिया, खैर मैंने जगह शॉट दे दिया, चला आ गया। शांताराम जी ने कहा बहुत अच्छा शॉट बोल। मैं कुछ नहीं, नाराज हो गया, जल्दी आके, उस जमाने में मोबाइल वगैरह नहीं होता था, मैंने वो लगाया अपना टेलीफोन, अपना ट्रंक कॉल, मेरे दोस्त भारत भूषण जी, यार ना मैं छोड़ के आ रहा हूँ काम। मैंने क्यों, ऐसा ऐसा हुआ? अरे ऐसा मत करना, लोग कहेंगे शांताराम ने निकाल दिया।
तो करियर ही खत्म हो जाएगा, छोड़ के मत आना। तो काम करते रहे साहब, ये चलता रहा। मैं तो आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी। तो जब सेंसर हुई पिक्चर तो हम लोग गए थे वहां, जाते शांताराम जी ने बुलाया, स्टूडियो में थे, बुलाया, अरे अरे चंद्रशेखर सुना, सब पूछ रहे थे कि तुम्हें मजदूर को कहाँ से पकड़ के लाए तुम। तो अरे मजदूर ने साहब आप पर्सनली देखो, ना यूं देखा उन्होंने मुझे, बैठो, तुम अभी तक मुझसे नाराज हो। देखो चंद्रशेखर, तुम इतना चिशाड़ देते थे, इतना गुस्सा होता था, मालिक पे बिगड़ते थे, लेकिन नाराजगी नहीं आती थी। मैंने डेलिबरेटली तुमको डांटा ताकि तुम मुझसे नाराज हो जाओ। तुम्हारी पूरी पिक्चर का जो परफॉर्मेंस है वो नाराजगी है तुम्हारी। दिस इज द डायरेक्टर्स हुआ करते थे जमाने में। जी जी जी, बहुत अच्छी। तो पढ़े लिखे लेते हैं वो। जी जी जी। लेकिन डिसिप्लिन क्या था उनका, क्या फिल्में बनाई शांताराम जी ने, सोच नहीं सकते। 30s में बनाई उन्होंने पड़ोसी हिंदू मुसलमान एहतियात, सोच नहीं सकते आप। हिंदू को मुसलमान बनाया, मुसलमान को हिंदू बनाया। जी जी। फिर उन्होंने बनाई आदमी, एक कांस्टेबल का लव जो है ना एक गाने वाले से होती है, और उसमें एक गाना रखा था, किस लिए कल की बात। मतलब है हर चक्कर लगा के आके कभी पंजाबी बन जाती है, कभी गुजरातन बन जाती, कभी साउथ इंडियन बन जाती, क्योंकि कोठे पर गाती थी ना, तो उनको वो कंसेप्शन वो लेके उन्होंने बनाया। और साहब वो सब्जेक्ट कोई 40-45 साल के बाद अमेरिका ने डील किया, इरमा लाडूस, उसका मनोरंजन फिर मिस्टर शमी कपूर साहब ने डायरेक्ट किया। जी हाँ। और इसी तरह उनका एक फिल्म बनाई उन्होंने, दुनिया ना माने, कुंकू, मराठी में। जी। उसमें एक बुड्ढे की शादी जवान लड़की से होती, दूसरी शादी उसकी। जी। जबकि उनके इस लड़की से बड़े बच्चे हैं। जी हाँ। तो पर शांताराम जी की ब्यूटी ये थी, उस शादी को कंजुमेट नहीं होने दिया उन्होंने। सही सही कह रहे हैं। ये है उन लोगों की बातें। चल ऐ दिले मजबूर, चल ऐ दिले मजबूर, इस जुल्म की दुनिया से बहुत दूर, चल ऐ दिले मजबूर। तरसते न हो इंसान जहाँ पर, आंसू भरी आंखें होना फरियाद जुबां पर। चल ऐसी जगह चल जहाँ कोई न हो रंजूर, चल ऐ दिले मजबूर। कमजोरों पे कोई भी जहाँ जुल्म न ढाए, रोने की जहाँ पर कोई आवाज न आए, चल ऐसी जगह चल जहाँ दिल गम से ना हो चूर, चल ऐ दिले मजबूर। रोती हुई रातें न जहाँ शाम अलम हो, रोती हुई रातें न जहाँ शाम अलम हो, पीने को ये आंसू न जहाँ खाने को गम हो, पीने को ये आंसू न जहाँ खाने को गम हो। चल ऐसी जगह चल जहाँ कोई न हो मजबूर, चल ऐ दिले मजबूर। इस जुल्म की दुनिया से बहुत दूर, चल
दिले मजबूर। फिर सुरंग के बाद वो शांताराम जी के साथ और कौन सी फिल्म जो थी आपकी जो यादगार? साहब मैं बहुत बिजी हो गया ना, फिर तो अपनी छोटी स्टार फिल्मों में देखे बहुत बिजी हो गया, फिर स्टार हो गया। फुर्सत ही नहीं। वो मस्ताना फिल्म बनी मिस्टर एच.एस. रवेल की जी। मस्ताना टाइटल रोल मिस्टर मोतीलाल का था, मैं और निगाह सुल्ताना हीरो हीरोइन थे। अच्छा। तो बहुत चली पिक्चर मस्ताना। जी। जैसे बताया इन्होंने बनाया मिस्टर भगवान की पिक्चर एक की, बहुत पिक्चरें करते ही रहे हम लोग। हाँ, दाड़ 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 दाड़। एक मिस्टर सीएम त्रिवेदी प्रोड्यूसर थे जी। ही इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्री लांसिंग सिस्टम जी। वरना उस जमाने में हीरो हीरोइन सब स्टूडियो में नौकर होते थे। आप भी किसी स्टूडियो से जुड़े हुए थे? राजकमल स्टूडियो शांताराम जी। जी। हाँ, रोज सुबह जाना पड़ता था कार्ड पंच करके अंदर, और शाम को घंटी बजे तो भेड़ बकरों की तरह बाहर निकलते थे। तो ये जो इस सिस्टम में आप थे, फिर आपने बाहर की फिल्में कैसे की? उसके बाद ही तो मेरा काम चला। अच्छा। सुरंग के बाद तो सुरंग, हाँ, उस तक के मैंने बताया ना, सीएम त्रिवेदी साहब ने पृथ्वीराज जी को लेके पहला फ्रीलांसिंग सिस्टम शुरू किया जी। और उस सीएम त्रिवेदी साहब के बाद में मैंने 16 फिल्मों में काम किया। उस जमाने में एक मिस्टर जगदीश सेठी साहब हुआ करते थे जी। वो कलकत्ते से आए थे कपाल कुंडली में काम करके। तो उनको सीएम त्रिवेदी साहब ने पूरी फिल्म के लिए 2000 रुपए में कैरेक्टर साइन किया। बेस्ट एक्टर आया था कलकत्ते से वो जी। मुंबई में मातम हो गया, एक एक्टर को 2000 रुपए। वो फजली ब्रदर्स पता नहीं कौन कौन सब मीटिंग बुलाई, इंडस्ट्री का क्या होगा। जैसे ईश्वर लाल जी थे जी, वो भी बुरी हालत में मारे बेचारे, बहुत अच्छे आदमी थे। मिस्टर याकूब अपने जमाने के टॉप आर्टिस्ट, वो भी बुरे, पाकिस्तान चले गए, वापस आ गए। अच्छे आदमी थे वो। उनके साथ कौन सी फिल्म आप? एक पहली फिल्म जो थी जिंदगी के मेले मिस्टर के बिलाल ने बनाई थी जी। उसमें वो भी थे, मिस्टर के एन सिंह भी थे, सब पुराने लोग, मिस्टर ललिता पवार जी वगैरह तमाम थे। उसके बाद हमने कई फिल्मों में साथ काम किया उनके साथ। जी जी। हाँ, बाकी उनके जरा डिक्लाइन का जो पीरियड था जी, उनका उस पीरियड के दिग्गज थे। यूं समय सुहाना खोता है, कोई मुसाफिर डेरा डाले, कोई रुखसत होता है। जिसको तूने घर समझा ये दुनिया मुसाफिर खाना है। जिसको तूने घर समझा ये दुनिया मुसाफिर खाना है। बारी बारी एक दिन सबको छोड़ के ये घर जाना है। ये दुनिया मुसाफिर खाना है। तू पुतला है और शीश महल बनवाया है। और शीश महल बनवाया है। ये न सोचे एक दिन तुझको मिट्टी में मिल जाना है। दीवाना है, दीवाना है, दुनिया मुसाफिर खाना है। धोखे से लुट जाएगा तेरा ये गुलजार, लुट जाएगा तेरा ये गुलजार। यहीं हमेशा रहना है तुझको, तूने अगर ये जाना है। दीवाना है, दीवाना है, दुनिया मुसाफिर खाना है। पुकारे गाफिल होश में आ जा रे। रस्ते को तू मंजिल समझे
मंजिल से बेगाना है, दीवाना है, दीवाना है। दुनिया मुसाफिर खाना है, तूने धड़कन का, ये दुनिया मुसाफिर खाना है। जिस जमाने में आपने सुरंग किया, आपने बताया कि आप मजदूर लीडर का एक रोल किया करते थे, आज घूम फिर के वक्त फिर आपको एक उसी जगह पर ले आया है, अगर आप ध्यान से देखें और सोचें तो। बहरहाल हम ये बीच की इन बातों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि एक बहुत अच्छा मौका हमको मिला है कि हम आपसे फिल्म इंडस्ट्री का वो पूरा इतिहास सुने, वो सारी बातें सुने, वो सारे लोग जो आज इतिहास बन गए हैं उन्हें आपकी ज़बानी हम सुने। और जैसे आपने जिक्र किया कि आप पृथ्वीराज कपूर जी के साथ आपने काम किया, निगार सुल्ताना जी के साथ आपने काम किया, आपने चाहे वो डायरेक्टर देवकी बाबू हों, चाहे नितिन बोस हों, यानी जितने दिग्गज कलाकार रहे हैं, फनकार रहे हैं, फिल्मकार रहे हैं, सभी के साथ आपने काम किया। तो उन सभी के बारे में आपकी अपनी यादें जो आपको लगता है कि लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए, चाहे वो मोतीलाल जी हों, पृथ्वीराज कपूर हों, कोई भी हो। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जैसे इससे पहले जिक्र किया मैंने, उस जमाने में स्टार्स भी सब स्टूडियो में नौकर हुआ करते थे जी। ये 40s की बात है। राजकमल में ही मैं था, मेरे एक दोस्त मिस्टर मनमोहन कृष्ण थे जी। वो दिल्ली से शांताराम जी ने ले आए थे, वहां प्रोफेसर थे कॉलेज में वो जी। अभी वो मुझसे रोज कहा करते थे, शेखर क्या हो गया यार, कोई ऐसा होता थोड़े, ये क्या हो रहा है तमाम। इस तरह करते 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 वो आदमी बाहर गया, उनको मिस्टर केजी मिल गए, कृष्ण गोपाल जी टेक्नीशियन थे। फिर वो मिस्टर परेरा मिल गए, मिस्टर तमाम लोग मिले, मिलके अपना सोचे कि कैसे ट्रेड यूनियन में इसमें लाया जाए जो मिल और फैक्ट्रियों से अलग हो। जी। ये करते करते साहब 10 साल लगे जी। और 10 साल के बाद कोई मिडिल 50 से 80 से एसोसिएशन बनना शुरू हुए। जी, एसोसिएशन की बात पर हम आएंगे चंद्रशेखर जी, लेकिन उससे पहले मैं आपकी उन यादों को जरूर समेटना चाहूंगा, सुनना चाहूंगा या लोगों तक पहुंचाना चाहूंगा जो आपके अपने साथी कलाकारों के साथ तजुर्बात रहे हैं। कि जैसे मनमोहन कृष्ण जी अपने आप में बड़े कलाकार, जिन्होंने फिल्म भी डायरेक्ट की, नूरी फिल्म उन्हीं ने डायरेक्ट की थी, और उस दौर की तकरीबन हर दूसरी तीसरी फिल्म में किसी न किसी रूप में मनमोहन कृष्ण जी नजर आ जाया करते थे। उनके साथ आपके कोई किस्सा हो, या उस दौर में जब मोतीलाल जी के साथ आपने मस्ताना फिल्म की, मोतीलाल जी के बारे में बड़े किस्से मशहूर हैं कि वो तो बड़े स्टाइलिश तरीके से रहा करते थे, और वही एक ऐसे कलाकार थे जो मतलब कहा जाता है कि वो जो कपड़ा एक बार पहन लेते थे दूसरी बार नहीं पहना करते थे। मोतीलाल जी पहले एक्टर हैं जी जो नेचुरल एक्टिंग लेके फिल्मों में आए थे। जी जी। उससे पहले स्टेज एक्टिंग होती थी। जी हाँ। कंसेप्शन ये था जी। तो लोग कहते हैं यार ये देखने में तो बड़ा सिंपल लगता है, कैमरा ऑन होते ही शेर की तरह गरजता है। जी। अब जमाना कैसे बदल गया देखिए। कोई लोग पूछे यार कैसा एक्टर है, यार अच्छा खासा नॉर्मल है, कैमरा होने थे चलते ही अकड़ने लग जाता है। सी द डिफरेंस कितना हो गया। जी जी। वो मोतीलाल जी वो लेके आए, वो मुझसे बहुत प्यार किया करते थे जी, बहुत प्यार किया करते थे। और आखिर तक वो बड़ी बुरी हालत में मरे हैं वो बेचारे, बहुत ही बुरी हालत में मरे। लेकिन उनका अपना एक अंदाज था, उससे आप उसको रोक ही नहीं सकते। जिस तरह वो लिए हैं अपने तरीके से वो जिया है। वो रेस के चक्कर में मारे गए। अच्छा। वो महाराज हरि सिंह वगैरह के साथ बैठते थे लोग। हाँ हाँ। उसमें ये और चंद्रमोहन साहब हाँ जी। उन्हीं चक्करों में वहां मारे गए। वो अदरवाइज उनके ऐसी कोई बात नहीं थी। अच्छा। तो बहुत प्यारे आदमी थे, घोड़ों का हाँ हाँ वेल ड्रेस आदमी थे। एक दिन सेंट्रल स्टूडियो में जा रहा था, पीछे से आवाज आई शेखर। हाँ। मैं पलट के देखा ये थे। हाँ जी। अरे मैं हाँ जी इधर आओ। हाँ। यूं मुझे ठूसा दिया एक। हाँ। कहते देखो आज पहली बार तुम्हें देख रहा हूं कि तुम बहुत ही शेबिली ड्रेस्ड हो, नेक्स्ट टाइम आई सी यू थोबड़ा तोड़ दूंगा तुम्हारा। हाँ। दिस इज हाउ उनका एक एटीट्यूड हुआ करता था। अच्छा अच्छा। हाँ। मतलब वो खुद भी बड़े वेल ड्रेस्ड होते थे। सिंपल सिंपल और वेरी स्टाइलिश थे। हाँ, लेकिन गॉडी नहीं, दूसरों को भी वो वैसा ही देखना चाहते थे। एक्सपेक्ट कर रहे थे। नहीं और ऑलवेज वेल ड्रेस्ड, नेक्स्ट टाइम पे ऐसी थोड़ा तोड़ दूंगा तुम्हारा मैं। हाँ। मोतीलाल जी की ऐसी बात थी। इट इज वेरी गुड।
दीवाने गाते जाएं गली गली, अपनी धुन में मस्ती का पैगाम सुनाए गली गली। दुनिया वालों पद 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 गरे 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 गम पम पद प। दुनिया वालों ये दुनिया है बस्ती किसके बाप की, आज अगर है कल ना होगी यहाँ जरूरत आपकी, यहाँ जरूरत आपकी। झूम झूम के दो दीवाने गाते जाएं गली गली, अपनी धुन में मस्ती का पैगाम सुनाए गली गली। ना जाने ये मूर्ख दुनिया पैसे की क्यों दास है, चार रोटियां एक लंगोटी बाकी सब बकवास है, बाकी सब बकवास है। झूम झूम के दो दीवाने गाते जाए गली गली, अपनी धुन में मस्ती का पैगाम सुनाए गली गली। की क्या क्या मांगे, रोटी के दो टुकड़े, रोटी के दो टुकड़े। बड़े लोग फिर क्यों करते हैं छोटों के 100 टुकड़े। दीवाने को मस्ताने को बात ये दिल की कहने दो, महलों वालों महल के नीचे कुटिया को भी रहने दो, कुटिया को भी रहने दो। झूम झूम के दो दीवाने गाते जाए गली गली, अपनी धुन में मस्ती का पैगाम सुनाए गली गली। ये जो कुछ आपको मिल रहा है ये आपके अपने प्रयास हैं, आपकी अपनी काबिलियत है, आपके अपने फन की दाद कद्र आपको मिल रही है, और इसमें कोई एहसान इंडस्ट्री आप पर नहीं कर रही है। तो ये थी वयोवृद्ध अभिनेता चंद्रशेखर से अमरकांत दुबे की लंबी बातचीत पर आधारित कार्यक्रम की पहली कड़ी। अमरकांत दुबे के सहयोग से इस कार्यक्रम को संयोजित किया कमलेश पाठक ने। विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया राकेश जोशी ने। इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के लिए अगले सप्ताह फिर इसी वक्त ट्यून कीजिए विविध भारती और सुनिए उजाले उनकी यादों की।